1948 में एक रेवोल्यूशन किया गया एजुकेटेड मिडिल क्लासेस द्वारा, जिससे कि जो मोनार्क था फ्रांस में वो भाग गया और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया जहां पर सभी एडल्ट मेल्स को वोट की आज़ादी थी। एक्चुअली में हमने पिछले लेसन में बात की थी कि यूरोप में जगह जगह पर जो गरीब अनएम्प्लॉयड लोग हैं और जो भूखे पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वो रेवोल्यूशंस कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। 1848 में एक रेवोल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लासेस द्वारा भी किया गया। तो वो जो इवेंट्स हुए फ्रांस में 1848 में, जिसके कारण यहाँ पर राजा को छोड़ना पड़ा, उसका प्रभाव यूरोप के बाकी हिस्सों में भी पड़ा। तो बाकी हिस्से जैसे कि जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, यहाँ पर जो आदमी और औरत थे लिबरेटेड मिडिल क्लासेस के, इन्होंने अपनी डिमांड्स जो हैं उनको कंबाइन किया और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड नेशनल यूनिफिकेशन की बात करने लगे। यानी जर्मनी जैसे एरिया जो कि छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे, वो चाहते थे कि वे सब यूनिफाई हो जाएं और जर्मनी नाम का एक बड़ा देश बने जो कि संविधान के दायरे में रहकर चलता हो, यानी जिसका अपना एक खुद का संविधान हो और वहाँ रहने वाले लोग वहाँ पर सिटीजन्स की तरह रहें। तो जो पूरे यूरोप में एक पॉपुलर अनरेस्ट चल रहा था, एक विद्रोह का माहौल बना हुआ था, इसी चीज का फायदा उठाकर इन्होंने भी अपनी डिमांड्स उठानी शुरू कर दी एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए जो कि संसदीय प्रिंसिपल्स पर आधारित हो, यानी जिसका खुद का एक संविधान हो, जहां पर प्रेस को आज़ादी हो और जहां पर हमें ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की, एसोसिएशन करने की खुली छूट हो। इसी में एक कड़ी है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का इंसिडेंट। तो जो जर्मन एरियाज थे वहाँ पर काफ़ी सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी जिनके जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और अमीर आर्टिसन आदि लोग थे। ये सभी लोग जो हैं, ये एक शहर है जर्मनी में फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर आए और यहाँ भी इन्होंने डिसाइड किया कि एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। तो 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो एक फेस्टिव प्रोसेशन में मार्च करने लगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर, यानी एक उन्होंने जुलूस टाइप का एक बना लिया और जुलूस में वे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर बढ़ने लगे। ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ये सेंट पॉल की वहाँ पर फ्रैंकफर्ट में एक चर्च है, वहाँ पर लगाया जा रहा था। तो इन्होंने एक संविधान का निर्माण किया एक जर्मन राष्ट्र के लिए, जिसका जो राजा होगा वो मोनार्क ही होगा, लेकिन वो कोई भी जो डिसीजन है वो संसद की राय के बिना नहीं ले सकता। तो ऐसा इन्होंने एक जर्मन राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो डेप्यूटीज थे, उन्होंने इन्हीं शर्तों पर क्राउन ऑफर किया फ्रेडरिक विलियम IV को, जो कि प्रशिया के राजा थे, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो दूसरे मोनार्क्स के साथ जा मिले जो इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज कर रहे थे। मोनार्क्स का मानना था कि ये जो हो रहा है आज जर्मनी में हो रहा है, कल यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी फिर होने लगेगा। तो जैसे जैसे जो एरिस्टोक्रेसी, जो अपर क्लास है और जो मिलिट्री है, उसके लिए ऑपोजिशन स्ट्रॉन्गर हो रहा था, वैसे वैसे ये जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट के लिए, ये भी कहीं ना कहीं ढीला पड़ता जा रहा था। कारण कि जो पार्लियामेंट जो है वो मिडिल क्लासेस से भरा हुआ था, यानी जो छोटे तबके के लोग थे जैसे कि वर्कर्स और आर्टिसंस, उनकी डिमांड्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा था और धीरे धीरे जो ये पार्लियामेंट है ये उनका सपोर्ट खो देता है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है उसका सपोर्ट खोने से ये जो सोशल बेसिस है पार्लियामेंट का, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ढीला पड़ने लगता है। अंत में ट्रूप्स को बुला लिया जाता है, फौज को बुला लिया जाता है और असेंबली मजबूरन हटा दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये एक फिगर बहुत जरूरी है, ये एक लेडी की फिगर आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये जो लेडी है ये जर्मनी का सिंबल है और ये एलिगोरी है जर्मन नेशन की और इसका नाम है जर्मेनिया। इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि औरतों का उसमें क्या रोल रहा। तो ये जो इशू है पॉलिटिकल राइट्स का, वुमेन तक पहुंचाने का,
खासतौर पर लिबरल मूवमेंट के दौरान भी ये बड़ा कंट्रोवर्सी में रहा। काफ़ी सारी औरतों ने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बहुत खूब बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। औरतों ने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बनाए, अखबार भी शुरू किए और पॉलिटिकल मीटिंग्स में और डेमोन्स्ट्रेशंस में भी खूब भाग लिया। लेकिन इसके बावजूद उनको वोट देने का अधिकार इस फ्रैंकफर्ट असेंबली में नहीं दिया गया था और उनको सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह एडमिट किया गया था। वो सिर्फ विजिटर्स गैलरी में ही खड़ी हो सकती थी। ये बहुत ही गलत औरतों को लगा, क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़कर लिबरल मूवमेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो औरतों को इससे वंचित कर दिया गया। अब बात करते हैं कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फायदा क्या हुआ या उसका असर क्या पड़ा, उसका महत्व क्या है। तो हम मान सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो इन लिबरल मूवमेंट्स को, जैसे कि ये जो 1848 में फ्रैंकफर्ट का इंसिडेंट हुआ, इसको दबाने में तो सफल रही, लेकिन जो पुराना ऑर्डर था अभी उसको रिस्टोर करने में नाकाम हो गई। हर जगह राजा या मोनार्क्स अभी ये समझ रहे थे कि ये जो रेवोल्यूशन की एक के बाद एक जो ये साइकिल चली आ रही है, ये अब तभी खत्म हो सकती है जब इन लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को कुछ छूट दी जाए, कुछ कंसेशंस दिए जाए। अगर हमने इनकी कुछ भी मांगे नहीं मानी तो ये इसी तरह विद्रोह का दौर चलता रहेगा और अंत में हम अपनी गद्दी से ही हाथ धो बैठेंगे। ये मोनार्क्स ये बात अब समझ चुके थे। तो इसीलिए जो 1848 के बाद के साल हैं, तो वहाँ पर जो मोनार्क्स हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, वो काफ़ी सारे चेंजेस लाने लगे और ये चेंजेस वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे। तो सर्फडम की जो प्रथा थी या बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा थी, वो सभी प्रथाएं धीरे धीरे हैब्सबर्ग जो डोमिनियंस हैं वहाँ पर ख़त्म कर दी गई और रशिया में भी ख़त्म कर दी गई। हैब्सबर्ग के जो राजा थे उन्होंने और ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की हंगेरियंस को, और ज़्यादा स्वतंत्रता प्रोवाइड की हंगेरियंस को 1867 में। तो दोस्तों 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला हुआ था वो अब अपनी एसोसिएशन जो है डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से तोड़ने लगा। यानी अब जो राष्ट्रवाद है वो लोकतंत्र और विद्रोह का नहीं रह गया था। अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो राष्ट्रवाद उबल रहा था, वो कंजर्वेटिव्स द्वारा मोबिलाइज किया हुआ था। पहले जो राष्ट्रवाद चलता था वो लिबरल्स द्वारा मोबिलाइज किया हुआ होता था, लिबरल्स द्वारा फैलाया हुआ होता था, लेकिन अब इन राष्ट्रवाद की भावनाओं को कंजर्वेटिव्स ही इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वे अपनी स्टेट पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकें, यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेशन स्थापित कर सकें। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ये हम इस चीज़ में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से जर्मनी और इटली को एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बनाया गया। तो मिडिल क्लास जर्मन जो है 1848 में वो जर्मन कॉन्फेडरेशन के अलग अलग एरियाज को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं एक नेशन स्टेट में, जिसकी एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। ये जो लिबरल इनिशिएटिव था राष्ट्र बनाने का, ये हालांकि मोनार्की और मिलिट्री दोनों द्वारा दबा दिया जाता है, जिसमें कि जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं जिन्हें जंकर कहा जाता है प्रशिया के, वो भी यहाँ पर मोनार्की और मिलिट्री का साथ देते हैं इस लिबरल काम को दबाने में। उसके बाद प्रशिया ही राष्ट्र को जोड़ने की लीडरशिप का मूवमेंट चलाता है। यानी अब प्रशिया पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह लीडरशिप ले इस नेशनल यूनिफिकेशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने की। इसके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये इस सारी प्रक्रिया की सोच लगाते हैं। यानी जो इस प्रक्रिया के पीछे का जो दिमाग होता है वो ऑटो वॉन बिस्मार्क का होता है और ये प्रशियन आर्मी और प्रशियन ब्यूरोक्रेसी की मदद से इस काम पर निकल पड़ते हैं, जर्मनी को जोड़ने के काम पर आगे बढ़ जाते हैं। तो 3 सालों में 3 युद्ध होते हैं 7 वर्षों में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और इन सभी का अंत प्रशिया की जीत के साथ होता है, जिससे जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है ये पूरा हो जाता है। तो जनवरी 1871 में जो प्रशिया के राजा हैं विलियम I, उनको जर्मन एम्परर घोषित कर दिया जाता है वर्सेलिस में एक सेरेमनी के दौरान। तो 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली होती है जिसमें सभी जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस होते हैं,
आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रशिया के मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क भी होता है। और ये सभी पैलेस ऑफ वर्सेलिस में जो हॉल है, हॉल ऑफ मिरर्स, वहां पर एकत्र होते हैं और नए जर्मन एम्परर केसर विलियम वन, जो कि प्रशिया के राजा हैं, उनको जर्मनी का राजा घोषित कर देते हैं। दोस्तों, ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है जो जर्मनी में हुआ, इसमें दिखाया गया कि किस तरह प्रशिया की स्टेट पावर ने अपना प्रभुत्व यहाँ पूरे एरिया में स्थापित कर लिया। जो ये नया स्टेट बना, जो ये नया राष्ट्र बना, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेसिस दिया गया करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग पे, और जो लीगल और जुडिशियल सिस्टम थे जर्मनी के, उनको और ज़्यादा नया और एफिशिएंट बनाने में। फिर जो प्रशिया के मेजर्स और प्रैक्टिसेस थे, जो पहले से प्रशिया में सिस्टम चले आ रहे थे, वो अब बाकी जर्मनी के लिए भी एक मॉडल का काम कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राजशाही जो राजा है वो घोषित किए जा रहे हैं, केसर विलियम वन, यहाँ मिरर ऑफ हॉल में, जो कि पैलेस ऑफ वर्सेलिस में है। और ये पेंटिंग एंटन वॉन वर्नर द्वारा बनाई गई थी। सेंटर में आप देख सकते हैं ये केसर खड़े हुए हैं और इनके साथ चीफ कमांडर हैं प्रशियन आर्मी के, जनरल वॉन रून। इन्हीं के पास बिस्मार्क खड़े हुए हैं और ये जो काम है ये प्रेजेंट किया गया था एक आर्टिस्ट द्वारा बिस्मार्क को उनके 70वें जन्मदिन पर 1885 में। तो यहाँ जो है राजा घोषित किए जा रहे हैं केसर विलियम वन जर्मनी के। फिर दोस्तों, यहाँ पर एक कैरिकेचर दिखाया गया है। कैरिकेचर क्या है? उस समय कार्टून टाइप पिक्चर्स होती थी जो आर्टिस्ट तैयार करते थे और जनरली सोसाइटी पर व्यंग्यात्मक रूप से बनाई जाती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओटो वॉन बिस्मार्क है और इनके हाथ में एक विप है, चाबुक है। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जर्मनी में पार्लियामेंट है, जिसको रिचटैग भी कहते हैं, वहां पर नाम के लिए डेमोक्रेसी है, सत्ता तो अभी भी एक ही व्यक्ति की चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी जो पार्लियामेंट में डेप्यूटीज हैं वो टेबल के पीछे या बेंचेस के सर छुपाए हुए घूम रहे हैं और ओटो वॉन बिस्मार्क के हाथ में चाबुक है। यानी सभी इलेक्टेड पार्लियामेंट हैं वो एक व्यक्ति ओटो वॉन बिस्मार्क से अभी भी डरते हैं। और ये ओटो वॉन बिस्मार्क ऐसा व्यक्ति है जिसको डेमोक्रेसी आदि चीजें पसंद नहीं है जो करता है। तो जर्मनी में जो डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट है, वो नाम का है, जबकि सत्ता तो अभी भी एक ही व्यक्ति के हाथ में है। और यहाँ पर ये सत्ता ओटो वॉन बिस्मार्क के हाथ में दिखाई दी गई है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से जो जर्मनी है वो यूनिफाई हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो आपको पर्पल एरिया दिख रहा है ये है प्रशिया। तो 1866 से पहले प्रशिया में सिर्फ ये और ये सारा एरिया यहाँ पर ये आता था। फिर इसके बाद प्रशिया ने ऑस्ट्रिया से लड़ाई की, जिसके बाद ये जो येलो पोर्शन है सारा, ये पहले ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा हुआ था, ऑस्ट्रिया एम्पायर का। अब ये हिस्सा भी सारा प्रशिया का हो गया। फिर इसके बाद ये जो ग्रीन वाली टेरिटरीज हैं ये भी प्रशिया के साथ जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाने के लिए 1867 में जुड़ गई। यहाँ पर ये छोटे छोटे स्टेट्स थे, ये अपने आप ही प्रशिया के साथ जुड़ गए ताकि जर्मनी, यूनिफाइड जर्मनी का हिस्सा बन जाए। फिर यहाँ जो साउथ जर्मन स्टेट्स थे जो आपको यहाँ पर ये क्रीम कलर में दिख रहे हैं, इन्होंने भी ये प्रशिया के साथ जुड़े ताकि जर्मन एम्पायर बन सके 1871 में। और ये वाला जो लाइट ब्लू हिस्सा है ये प्रशिया ने जीता था फ्रांस से फ्रैंको प्रशिया वॉर में 1871 में। तो इस तरह से जो सारा एरिया है ये पूरी तरह से यूनिफाई हो गया, जो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और इस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। तो दोस्तों, ये मैप भी यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेसन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।